हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट हिंदी मॉक टेस्ट सेशन नंबर 28। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो भाषा अध्यापक के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा और उसका विकास की जो है हमने डिटेल सेशन भी डिस्कस किए हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी इस टारगेट फोकस फैमिली को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम भाषा है, यानी आपको इन चारों में से बताना है कौन सी भाषा जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन दे रखे हैं अपभ्रंश, प्राकृतिक, वैदिक संस्कृत या फिर संस्कृत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इन चारों में से प्राचीनतम भाषा है भाई वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं पाली, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृतिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऋग्वेद में हुआ है भाई वैदिक संस्कृत का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा नहीं है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा नहीं होगी भाई संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और अपभ्रंश जो है ये तीनों भाषाएं जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इन चारों में से बताना है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से कौन सा है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अपभ्रंश भाषा का काल है भाई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं ब्राचल, शौरसैनी, मागधी या फिर खस। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी की उत्पत्ति जो है किस अपभ्रंश से मानी जाती है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं देश भाषा, अवहत, अवहट या फिर डिंगल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। आप सभी ने चूज कर लेगा। तो इन चारों में से जो है डिंगल नाम जो है अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। ऑप्शन दे रखे हैं पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। आप सभी ने चूज कर लेगा। तो यहाँ पर वियोगात्मक भाषा है भाई अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं 1500 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या फिर 1000 ईसा पूर्व। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब हुआ। आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर हुआ था भाई 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। ऑप्शन दे रखें 8, 6, 16 या फिर 2। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी में किसी शब्द के मूलतः 2 रूप बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है, यानी आपको इन चारों में से बताना है कि अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं भविष्यत कहा, महापुराण,
उपदेश रसायन या फिर खुमान रासो। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना इन चारों में से कौन सी है? आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना होगी भाई भविष्यत कहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो आपको इन चारों में से बताना है कि अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्ण चित्रावली या फिर चंदायन। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है चंदायन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अवधी भाषा की नहीं है? आपको इन चारों में से बताना है कि अवधी भाषा की रचना इन चारों में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन दे रखे विनय पत्रिका, पद्मावत, रामचरितमानस या फिर मधुमालती। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर अवधी भाषा की रचना जो है विनय पत्रिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं सदल मिश्र, भारतेंदु, ईशाल्ला खां, शिव प्रसाद सिंह। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रह्म समाज, रामकृष्ण समाज, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं निवेदिता, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर मी हयूम। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक कौन थे? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक थे भाई एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? तो आपको इन चारों में से बताना है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रबोध चंद्रोदय, भाषा योग विशिष्ट, प्रेम सागर या फिर भाग्यवती। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाई भाषा योग विशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं 40 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़ या फिर 10 करोड़। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या है भाई 60 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।